नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका 5G ट्रैक सॉल्यूशन की 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली सीरीज में, जिसमें हम सामान्य वित्तीय लेखा नियम से संबंधित प्रश्न उत्तर संपूर्ण हल सहित अच्छे से समझाए गए और ये आपके रहेगा पार्ट 2। तो दोस्तों, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है, तो क्यों न हम आप और हम मिलकर आपके माता पिता के सपनों को एक नई उड़ान देते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। उसके पहले अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। तो ये दोस्तों, ये रहेगा आपके पार्ट सेकंड इसमें। और अगर आप ऑल प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन के साथ देखना चाहते हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं 5G ट्रैक सॉल्यूशन की। और पीडीएफ के लिए, सभी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर ये। तो पहले क्वेश्चन पर करते हैं बात। तो पहले क्वेश्चन की बात होती है आपके यहाँ पर स्क्रीन पर। कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए कि 15,000 से अधिक की संपत्ति यदि प्राकृतिक संपत्ति यदि आपदा के कारण होती है, किसके आपदा के कारण? प्राकृतिक आपदा के कारण होती है, तो सूचना किसको भेजी जाएगी? तो 15,000 से अधिक संपत्ति की हानि, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? हानि की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हानि लिखा नहीं हुआ है तो उसको आप देख लीजिए। 15,000 से अधिक की राशि की संपत्ति की हानि यदि प्राकृतिक आपदा के कारण होती है तो सूचना किसको भेजी जाएगी? तो किसको भेजी जाएगी? आपके विभागाध्यक्ष को भेजी जाएगी, सही है। मालिकाकार को भेजी जाएगी, प्रशासनिक विभाग को भेजी जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपके आंसर? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर। क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सरकार की संपत्ति की हानि जिसका मूल्य 15,000 से ज़्यादा नहीं हो और आग या बाढ़ चक्रवात के कारण हो तो रिपोर्ट भिजवाने की आवश्यकता नहीं है। क्या? यदि दुर्घटना के कारण होने वाली, यदि सरकार की संपत्ति के कारण होने की जिसका मूल्य 15,000 से ज़्यादा नहीं हो और आग या बाढ़ या चक्रवात के कारण हो तो रिपोर्ट भिजवाने की आवश्यकता नहीं है। तो किसको नहीं है आवश्यकता? आपके भाई किसको आवश्यकता नहीं है? तो ये निदेशक निरीक्षण विभाग को भिजवाने की जरूरत नहीं है, महालेखाकार को भिजवाने की जरूरत नहीं है, वित्त विभाग को भिजवाने की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस में लिखा हुआ है ये? रूल नंबर 21 में, GF&AR के रूल नंबर 21 में। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, दुर्घटना के कारण होने वाली हानि के लिए GF&AR के किस नियम में प्रावधान उल्लेखित है? तो दुर्घटना के कारण कौन से में है? मैंने अभी आपको बताया 21वें में। कौन से में? 21वां। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अब आपके 20वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 20वें नियम में क्या लिखा हुआ है बताइए? 20वें नियम में लिखा हुआ है हानियों की रिपोर्ट। क्या लिखी हुई है? हानियों की रिपोर्ट। क्या लिखी हुई है? हानियों की रिपोर्ट। और आपके नियम 22 में क्या लिखा हुआ है? हानियों के लिए उत्तरदायित्व। क्या लिखा हुआ है? हानियों के लिए उत्तरदायित्व, ठीक है। आपके नियम नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है? हानियों का अपलेखन। क्या लिखा हुआ है? हानियों का अपलेखन। तो आपके नियम नंबर 21 में लिखा हुआ है दुर्घटना के कारण होने वाली हानियों के लिए, ठीक है। नियम नंबर 20 में लिखा हुआ है हानियों की रिपोर्ट। नियम नंबर 22 में लिखा हुआ है उत्तरदायित्व। और नियम नंबर 23 में लिखा हुआ है अपलेखन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हानि आदि के लिए उत्तरदायित्व का सिद्धांत GF&AR के किस नियम में वर्णित है तथा विस्तृत निर्देशक की परिशिष्ट पर दिए गए हैं? तो विस्तृत निर्देश किस परिशिष्ट पर दिए गए हैं बताना है आपको। तो हानियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत कौन से में? मैंने बताया आपको, खुद किसका होता है हानियों के लिए? खुद कर्मचारी का उत्तरदायी होता है। किसका होता है? खुद कर्मचारी के। तो हानि आदि के लिए उत्तरदायित्व का सिद्धांत अभी मैंने आपको उसमें बताया था 22वां। कौन सा नियम है? 22वां। और कौन सा परिशिष्ट है? तीसरा। तो क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा?
नियम 22 है, कौन सा है, नियम 22, और परिशिष्ट कौन सा है, तीसरा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। GF&AR की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी कर्मचारी की आर्थिक देयता अर्थात हानि की वसूली उसकी वित्तीय परिस्थितियों को देखकर की जानी चाहिए। अर्थात आर्थिक देयता को प्रवर्तन सिद्धांत GF&AR के किस परिशिष्ट में है? तो आर्थिक देयता का परिवर्तन सिद्धांत है, प्रवर्तन सिद्धांत में GF&AR के कौन से में है? तो मैंने अभी आपको बताया 22वें में। कौन से में है? 22वें में। और परिशिष्ट कौन सा है? तीसरा। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूल नंबर कौन सा है? 22वां। कौन सा है रूल नंबर? रूल नंबर 22वां और परिशिष्ट 3। किसकी बात हो रही है आपकी? आर्थिक देयता का प्रवर्तन सिद्धांत। किसकी बात हो रही है? आर्थिक देयता का प्रवर्तन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी हानियों के लिए उत्तरदायित्व GF&AR के किस परिशिष्ट में वर्णित है? तो सरकारी हानियों के लिए उत्तरदायित्व GF&AR के किस परिशिष्ट में है? तो यह है आपके परिशिष्ट 3 में। किस में है? परिशिष्ट 3 में। सरकारी हानियों के लिए उत्तरदायित्व किस में है? आपके परिशिष्ट 3 में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड से। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की अवसूलनीय हानि किन किन शर्तों के अध्याधीन अपलेखित हो सकती है? सरकार की अवसूलनीय हानि किन किन शर्तों के अध्याधीन अपलेखित हो सकती है? तो किन किन शर्तों के अध्याधीन हो सकती है? तो पहला ऑप्शन है पद्धति के दोष जिसके संशोधन की आवश्यकता नहीं हो, सही है। कर्मचारी को की अपेक्षा न हुई हो और अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं हो। क्या? कर्मचारी से कोई अपेक्षा न हो, ठीक है, और अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं हो, और पद्धति के दोष जिसके संशोधन की आवश्यकता नहीं हो, मतलब ये भी सही है। निर्धारण में गलती के कारण हुई हानि जिसका पता देरी से लगे और वसूली संभव नहीं हो, ये भी सही है। मतलब क्या हो जाएगा आपके? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। और सरकार की अवसूलनीय हानि की शर्तें किस में लिखी हुई है? रूल नंबर आपके 23 में। किस में लिखी हुई है? रूल नंबर 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोषागार में हानि के मामले में रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी? तो कोषागार में जब हानि होती है तो उसका अपलेखन किया जाता है, तो उसके रिपोर्ट किसको भेजी जाती है? तो वित्त विभाग और निदेशक निरीक्षण विभाग दोनों को भेजी जाती है। किसको? वित्त विभाग एवं निदेशक निरीक्षण विभाग। तो क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, किस में लिखा हुआ है अपलेखन की बात आपके? रूल नंबर 23 में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 23 में। ठीक है, कोषागार में हानि के अपलेखन की बात किस में लिखी हुई है? रूल नंबर 23 में। और हानि के अपलेखन की रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी? आपके वित्त विभाग और निदेशक निरीक्षण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशिष्ट 3 के अनुसार, क्या? परिशिष्ट 3 के अनुसार दुर्विनियोग कपट हानि के मामले में रिपोर्ट निम्न में से किन किन प्राधिकारियों को तुरंत भिजवाई जानी चाहिए? सही विकल्प बताइए। तो जब कपट हानि और दुर्विनियोग की बात होती है परिशिष्ट 3 में, रूल नंबर 22 में, तो सबके पहले किन पदाधिकारियों को भेजी जाएगी ये रिपोर्ट? तो बताइए किन प्राधिकारियों को भेजी जाएगी? तो ये आपके प्रशासनिक विभाग को भेजी जाएगी, ठीक है, निदेशक निरीक्षण विभाग को भेजी जाएगी, वित्त विभाग को भेजी जाएगी, महालेखाकार को भेजी जाएगी, और विभाग के वरिष्ठतम लेखाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक। मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। प्रशासनिक विभाग, निदेशक निरीक्षण विभाग, वित्त विभाग, महालेखाकार, विभाग के वरिष्ठतम लेखाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? 3। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है ये? रूल नंबर 22 में। रूल नंबर 22 के परिशिष्ट 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दुर्विनियोग कपट हानि के मामले में, क्या? दुर्विनियोग कपट हानि के मामले में विस्तृत लेख परीक्षा की आवश्यकता हो, क्या? विस्तृत लेखा परीक्षा की आवश्यकता हो तो निदेशक निरीक्षण विभाग को लेखा परीक्षा के लिए कहा जाता है। तो ऐसी लेखा परीक्षा के लिए विभाग अध्यक्ष एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता है। वह किस स्तर का पदाधिकारी होता है? तो वह किस स्तर का होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएं किस स्तर का पदाधिकारी होता है जो दुर्विनियोग कपट हानि के मामले में विस्तृत लेखा परीक्षा की आवश्यकता लेखा परीक्षा करता है।
तो किसके लिए नियुक्ति किसकी करता है? तो वो एक होता है विभाग में पदस्थापित वित्त सलाहकार या लेखा सेवा का पदस्थापित अधिकारी। तो क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, विभाग में पदस्थापित वित्त सलाहकार या लेखा सेवा का पदस्थापित अधिकारी। क्या हो जाएगा? लेखा सेवा का पदस्थापित अधिकारी। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है ये? रूल नंबर 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हानियों के अपलेखन का सिद्धांत GF&AR के किस नियम में है? तो हानियों के अभी मैंने आपको बताया रूल नंबर 23 में है। किसमें है? रूल नंबर 23 में हानियों के अपलेखन का सिद्धांत है। रूल नंबर 22 में क्या है? हानियों के लिए उत्तरदायित्व। क्या है? हानियों के लिए उत्तरदायित्व। रूल नंबर 24 में क्या है? वित्त विभाग को नियम बनाने की शक्ति। क्या है? वित्त विभाग को नियम बनाने की शक्ति। रूल नंबर 21 में क्या है? दुर्घटना के कारण हानि की संपत्ति। क्या? दुर्घटना के कारण जो संपत्ति की हानि होती है उसकी बात होती है आपके रूल नंबर 21 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरकार में हानियों का अपलेखन किन किन शर्तों के अध्याधीन होता है? तो सरकार में हानियों का अपलेखन किन किन शर्तों के अध्याधीन में होता है? तो यह आपके हानि अवसूलनीय हो जब भी होता है, हानि पद्धति में दोष के कारण हुई हो परंतु दोष के संशोधन की आवश्यकता नहीं हो, ये भी सही है, कर्मचारी से कोई अपेक्षा नहीं हो और अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं हो, ये भी सही है। मतलब क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 23 में। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है? हानियों का अपलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आंसर का 13वें क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप। सरकार के समस्त विनियम आदेश निर्देश जिनका वित्तीय प्रभाव पड़ता है वित्त विभाग द्वारा या उनकी अनुमति से बनाए जाएंगे। तो GF&AR के कौन से नियम में ये प्रावधान लिखे हुए हैं? तो आपको ये सरकार के समस्त विनियम, क्या? सरकार के समस्त विनियम आदेश निर्देश जिनका वित्तीय प्रभाव पड़ता है वे वित्त विभाग द्वारा उनकी अनुमति से बनाए जाएंगे। तो ये किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 24 में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 24 में। ठीक है, रूल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? संदेह का निराकरण। क्या? संदेह का निराकरण। ठीक है, रूल नंबर आपके 25 में क्या लिखा हुआ है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। रूल नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है? रूल नंबर आपके 25 में लिखा हुआ है लेखा सेवा व अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों के कर्तव्य। किनके कर्तव्य हैं आपके? लेखा सेवा एवं अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों के कर्तव्य किसमें लिखे हुए हैं? रूल नंबर 25 में। और रूल नंबर 16 में लेखांकन के संबंध में अधिकारियों के कर्तव्य। किसके कर्तव्य? लेखांकन के संबंध में। किसके संबंध में? लेखांकन के संबंध में अधिकारियों के कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विभाग में विभागीय लेखों के संधारण। क्या? विभाग में विभागीय लेखों के संधारण तथा लेखे महालेखाकार को भिजवाने में विभागीय अधिकारियों की सहायता के लिए लगाए जाते हैं। तो विभागीय अधिकारियों की सहायता के लिए क्या लगाए जाते हैं? आपके वित्तीय सलाहकार भी लगाए जाते हैं, वरिष्ठ लेखाधिकारी भी लगाए जाते हैं, कनिष्ठ लेखाकार भी लगाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके चौथा आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें लिखा हुआ है? आपके रूल नंबर 25 में। रूल नंबर 25 में परिशिष्ट 4 और परिशिष्ट 5 है। ठीक है, परिशिष्ट 4 में लेखा सेवा के अधिकारियों के कर्तव्य और परिशिष्ट 5 में अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों के कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा सेवा के अधिकारी एवं अधिकारियों के कर्तव्य दायित्व GF&R के किस परिशिष्ट में है? तो मैंने बताया आपके लेखा सेवा की बात हो रही है, सिर्फ किसकी हो रही है? लेखा सेवा की। तो क्या आएगा? परिशिष्ट 4। क्या आएगा? परिशिष्ट 4 में। और अधीनस्थ लेखा सेवा की बात होएगी तो परिशिष्ट 5। ठीक है, क्या आएगा? परिशिष्ट 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड सही। अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों के कर्तव्य। अब यहाँ पे बता रहा है आपको अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों के कर्तव्य GF&R के किस परिशिष्ट में है? तो किसमें है? अधीनस्थ लेखा सेवा के परिशिष्ट 5 में। किसमें है? परिशिष्ट 5 में। और आपके परिशिष्ट 4 में क्या है? लेखा सेवा के अधिकारियों के कर्तव्य। ठीक है, और परिशिष्ट 1 में क्या है? लेखन सेवा के अधिकारी। क्या? लेखन सेवा के अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखाधिकारियों
एवं अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व के परिशिष्ट 4 एवं 5 किस नियम में है? तो रूल परिशिष्ट 4 और 5 दोनों किस में है? आपके रूल नंबर 25 में है। किस में है? रूल नंबर 25 में। क्या आ जाएगा आपके? ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 25। अब रूल नंबर 24 में क्या है भाई? रूल नंबर 24 किससे संबंधित है? वित्त विभाग को नियम बनाने की शक्ति। किससे संबंधित है? वित्त विभाग को नियम बनाने की शक्ति। रूल नंबर 26 किस में है? रूल नंबर 26 में क्या है आपके? शक्तियों का प्रत्यायोजन। क्या है? शक्तियों का प्रत्यायोजन। नियम 22 में क्या है? हानियों के लिए उत्तरदायित्व। क्या है? हानियों के लिए उत्तरदायित्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखाधिकारी जो विभागाध्यक्ष के अधीनस्थ कार्य करता है कि पदीय स्थिति होती है यदि वह वरिष्ठतम लेखा सेवा का सदस्य हो। भाई किसी लेखाधिकारी के जो विभागाध्यक्ष है उसके अधीनस्थ कोई कार्य करता है कोई लेखाधिकारी, तो अगर वो वरिष्ठतम लेखा सेवा का सदस्य है तो उसकी पदीय स्थिति क्या होगी? क्या होगी बताइए? तो उसकी पदीय स्थिति होगी आपके उप विभागाध्यक्ष भी हो सकता है, वो वित्तीय मामलों के सलाहकार भी हो सकता है, एक राजपत्रित अधिकारी भी हो सकता है। मतलब ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विभाग में पदस्थापित लेखा सेवा अथवा अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारी किस विभाग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं? तो लेखा सेवा और अधीनस्थ लेखा सेवा का अधिकारी किस विभाग में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं? किसके रूप में करते हैं? तो कमेंट बॉक्स में बताइए किसके रूप में करते हैं? वित्त विभाग के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? वित्त विभाग के रूप में। ठीक है, लेखा सेवा और अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों की बात हो रही है इसमें। ठीक है, किस में लिखा हुआ है ये आपके? परिशिष्ट 4 में। किस में? परिशिष्ट 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखा सेवा के अधिकारी को आवश्यक रूप से विभाग में कौन से कार्य की समिति में सदस्य बनाया जाएगा? तो कौन सी समिति में सदस्य बनाया जाएगा? आपके विभागीय क्रय विक्रय समिति में। किसमें? विभागीय क्रय समिति में। ठीक है, क्यों? बकाया और वसूली के लिए। ठीक है, वही परिशिष्ट 4 में लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कार्य वित्तीय सेवा के राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्य वित्तीय सेवा के राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में नहीं है? तो किस में उत्तरदायित्व में नहीं है? ये आपके रोकड़ बही लिखना। क्या? रोकड़ बही लिखने का काम नहीं है। ठीक है, वित्तीय सेवा के राजस्थान लेखा सेवा है उनके अधिकारियों के कर्तव्य नहीं है कि वो रोकड़ बही लिखे। उनका काम है महालेखाकार के लेखों से अंक मिलान करना, लेखा परीक्षा का निरीक्षण करना, लेखा परीक्षा के आक्षेपों की अनुपालना करना। ठीक है, ये भी आपके किस में लिखा हुआ है? परिशिष्ट 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विभाग के वरिष्ठतम लेखाधिकारियों को क्या? विभाग के वरिष्ठतम लेखाधिकारियों को दी गई शक्तियों में सम्मिलित नहीं है। तो दी गई शक्तियों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो यह आपके हो जाएगा फर्स्ट, विभाग के भीतर सहायक लेखाधिकारी का स्थानांतरण यदि कोई प्रतिबंध नहीं हो। ठीक है, क्या? विभाग के भीतर कोई असिस्टेंट लेखाधिकारी होता है, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का स्थानांतरण यदि कोई प्रतिबंध नहीं हो तो ये नहीं लिखा हुआ, बाकी सब लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखे हुए हैं? विभाग के भीतर लेखाकार या कनिष्ठ लेखाकार का स्थानांतरण यदि कोई प्रतिबंध नहीं होता तो ये तो सही है। ठीक है, सहायक लेखाधिकारी या लेखक या कनिष्ठ लेखाकार के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की समीक्षा ये भी सही है। आंतरिक जांच दलों के कार्यक्रम का अनुमोदन ये भी सही है। मतलब कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें? पहला। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। GF&AR के परिशिष्ट 5 के अनुसार एक कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी की पदीय स्थिति क्या होती है? तो एक कार्यालय में परिशिष्ट 5 के अकॉर्डिंग असिस्टेंट लेखाधिकारी, असिस्टेंट मतलब AA की क्या पोजीशन होती है? तो बताइए क्या पोजीशन? उप कार्यालय अध्यक्ष की होती है। किसकी होती है? उप कार्यालय अध्यक्ष की। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है? परिशिष्ट 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखाकार की कार्यालय में पदीय स्थिति क्या होती है? अकाउंटेंट की कार्यालय में पदीय स्थिति क्या होती है?
लिपिकीय एवं राजपत्रित अधीनस्थ स्टाफ का वरिष्ठ सदस्य क्या हो जाएगा? लिपिकीय एवं अराजपत्रित अधीनस्थ स्टाफ का वरिष्ठ सदस्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ लेखाकार की पदीय स्थिति क्या होती है? पहले तो हमने बताया आपके लेखाकार की पदीय स्थिति क्या होती है, लिपिकीय एवं अराजपत्रित अधीनस्थ स्टाफ का वरिष्ठ सदस्य। और कनिष्ठ लेखाकार की पदीय स्थिति क्या होती है? लिपिकीय स्टाफ से वरिष्ठ सदस्य। क्या? लिपिकीय स्टाफ से वरिष्ठ वरिष्ठ सदस्य, लिपिकीय स्टाफ से वरिष्ठ सदस्य के रूप में जूनियर अकाउंटेंट होता है। किसमें लिखा हुआ है आपके? परिशिष्ट 5 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा में कौन सा पद नहीं है? तो बताइए राजस्थान लोक सेवा में कौन सा पद नहीं है? इनमें से कौन सा पद नहीं है? वित्तीय सलाहकार का है, ठीक है। मुख्य लेखाधिकारी का है क्या? नहीं है। वरिष्ठ लेखाधिकारी का है और सहायक लेखाधिकारी का है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है। सहायक लेखाधिकारी को AA बोलते हैं, ठीक है। वित्तीय सलाहकार अलग होता है, वरिष्ठ लेखाधिकारी भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा का सदस्य नहीं है। तो राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा का कौन सदस्य नहीं है? लेखाधिकारी। कौन नहीं है? लेखाधिकारी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, लेखाधिकारी नहीं है। कनिष्ठ लेखाकार को JA, लेखाकार को अकाउंटेंट, ठीक है। सहायक लेखाधिकारी को क्या बोलते हैं? AAO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ लेखाकार से सामान्य तौर पर निम्न कार्य नहीं कराया जाना चाहिए। परिशिष्ट 5 के निर्देश अनुसार सही विकल्प बताइए। तो परिशिष्ट 5 के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार से क्या कार्य नहीं कराना जाना चाहिए? स्टोर कीपर का कार्य, ठीक है। क्या नहीं कराना चाहिए? स्टोर कीपर का कार्य। तो क्या बन जाएगा आपके? सभी प्रकार के बिलों की जांच करानी चाहिए, बजट अनुमान तैयार कराना चाहिए, पेंशन मामले तैयार कराना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? थर्ड। किसमें लिखा हुआ है आपके? परिशिष्ट 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य कनिष्ठ लेखाकार के कर्तव्य हैं? तो इनमें से कौन सा? पहले तो कौन सा कार्य नहीं करवाना था? स्टोर कीपर का कार्य। अब कौन सा कार्य कनिष्ठ लेखाकार के कर्तव्य है? तो ये आपके है रोकड़ पुस्तिका की जांच करना। क्या करना? रोकड़ पुस्तिका की जांच करना। ये किसका काम है? आपके कनिष्ठ लेखाकार मतलब जूनियर अकाउंटेंट की, ठीक है। किसमें लिखा हुआ है ये आपके? परिशिष्ट 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग तृतीय में दिए गए हैं। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग तृतीय में क्या दिए गए हैं? शक्तियों का प्रत्यायोजन। क्या दिए गए हैं? शक्तियों का प्रत्यायोजन। किसमें दिए गए हैं? नियम 26 में। किसमें दिए गए हैं? नियम 26 में, ठीक है। किसमें दिए गए हैं? नियम 26 में शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग तृतीय में दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के कौन से नियम शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में स्पष्ट किया गया है तथा कौन से भाग में शक्तियों का प्रत्यायोजन अंकित है? सही विकल्प करें। तो अभी बताया नियम नंबर 26 है और पार्ट थर्ड में है। किसमें है? नियम नंबर 26 और पार्ट थर्ड में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदेशक निरीक्षण विभाग का GF&AR के नियमों में जहाँ कहीं उल्लेख है बताइए। अब निदेशक निरीक्षण विभाग का GF&AR के नियमों में कब से जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया आपके 28 मई 2005 से। कब से जोड़ा गया है? 28 मई 2005 से, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थ कार्यालय से प्रपत्र क्या अधीनस्थ कार्यालय से प्रपत्र GA13 के आधार पर नियंत्रण अधिकारी किसके लेखों से मिलान करता है? तो नियंत्रण अधिकारी किसके लेखों से मिलान करता है? आपके महालेख किससे मिलान करता है? महालेखाकार के लेखों से मिलान करता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक सही हो जाएगा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट है, GA13। क्या? GA13 किससे अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र GA13 के आधार पर नियंत्रण अधिकारी मिलान करता है। अब GA13 में क्या लिखा हुआ है? आपके देयता एवं वचनबद्धताओं का प्रारूप। क्या? देयता एवं वचनबद्धता। क्या? देयता व वचनबद्धताओं का प्रारूप किसमें लिखा हुआ है? आपके GA
13 में। ठीक है, मतलब इसमें वचनबद्धता का क्या है, अकाउंट्स और रिटर्न रिटर्न से संबंधित है। किससे संबंधित है, अकाउंट्स और रिटर्न से संबंधित। ठीक है, अकाउंट्स मतलब प्राप्ति, जमा और प्राप्तियों का विवरण है ना, वो आपके जीए 13 में है। किसमें है, जीए 13 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माह के दौरान कार्यालय स्तर पर जमा या प्राप्ति का मिलान कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किसके लेखों से मिलान कर जमा की पुष्टि का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। तो माह के को दौरान कार्यालय स्तर पर जमा या प्राप्ति का मिलान कर अध्यक्ष द्वारा किसके लेखों से मिलान करेगा, तो वो संबंधित कोषाधिकारी से करेगा। किससे करेगा, संबंधित कोषाधिकारी से उसके लेखों से मिलान करेगा। ठीक है, कब कैसे करता है, संचित निधि में जमा कराने पर या लोक लेखा में, संचित निधि में या लोक लेखा में जमा कराने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बातें किसमें लिखी हुई है आपके, ये जो है बात, ये रूल नंबर 27 में है। किसमें है, रूल नंबर 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की धनराशि कोषागार में जमा कराने के प्रपत्र को क्या कहते हैं। जब सरकार की धनराशि को कोषागार में जमा कराते हैं तो उस प्रपत्र को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपके चालान कहते हैं, और जीए 57 क्या कहते हैं, चालान। और चालान का प्रपत्र का प्रारूप किसमें लिखा हुआ है, जीए 57 में। ठीक है, जीए 56 में क्या लिखा हुआ है, मशीन से संख्याकित रसीद का शिक्षा विभाग के लिए। क्या है, रसीद बनाना, वो भी किसके लिए बनाना, शिक्षा विभाग के लिए। किसके लिए, शिक्षा विभाग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और चालान किस में आता है, जीए 57 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व या प्राप्तियों के वर्गीकरण में जिन त्रुटियों को विभागीय अधिकारी द्वारा पता लगाया जाता है उन त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए कौन सा प्रपत्र निश्चित है तथा वह प्रपत्र किस अधिकारी के माध्यम से कहाँ भिजवाया जाएगा। तो वह प्रपत्र कहाँ भिजवाया जाएगा, तो वो जीए 15 होता है, और कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को भिजवाया जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके, जीए 15 प्रपत्र कौन सा होगा, जीए 15, और कोषागार के माध्यम से कोषागार द्वारा महालेखाकार को, किसको, कोषागार द्वारा महालेखाकार को भिजवाया जाएगा। किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोई एक राजस्व या प्राप्ति के संबंध में नियम नहीं है, इनमें से कौन सा अकाउंट्स एंड रिटर्न से संबंधित नियम कौन सा नहीं है, राजस्व या प्राप्ति के संबंध में कौन सा नियम नहीं है। तो जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा नियम नहीं है। तो यह आपके हो जाएगा, यदि वर्गीकरण का पता नहीं हो तो उचंती खाते में जमा किया जाएगा, ये कोई नियम नहीं है। ठीक है, यदि वर्गीकरण का पता नहीं हो तो उचंती खाते में जमा किया जाएगा, ये कोई नियम नहीं होता। ठीक है, जमा या प्राप्तियों का निर्धारण संग्रहण नियंत्रण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा, यह है। सरकारी बकाया को बिना पर्याप्त कारण के नहीं छोड़ा जाएगा, यह भी सही है। जमा या प्राप्ति का मासिक विवरण जीए 13 में नियंत्रण अधिकारी को भिजवाया जाएगा, यह भी सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके, यदि वर्गीकरण का पता नहीं हो तो उचंती खाते में जमा कराया जाएगा। किसमें लिखा हुआ है, ये आपके रूल नंबर 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमा वास्तविक वसूली के बाद दर्शाया जाए न कि उससे पहले। तो जीएफ एंड आर के किस नियम में वर्णित है, जमा वास्तविक वसूली के बाद दर्शाया जाए। तो जीएफ एंड आर के कौन से नियम में है, आपके रूल नंबर 31 में है। किस में है, रूल नंबर 31 में। अब रूल नंबर 27 में क्या है, रूल नंबर 27 में आपके प्राप्ति एवं लेखों के संबंध में कर्तव्य है। किसके बात होती है यहाँ पे, प्राप्ति एवं लेखों के संबंध में कर्तव्य है। ठीक है, किसमें, रूल नंबर 27 में। रूल नंबर 28 में क्या है आपके, लेखों का उद्धरण। क्या है, लेखों का जब उद्धरण करते हैं हम, ठीक है, एक्सट्रैक्ट के लिए, 28वें में। रूल नंबर 30 में क्या है आपके, सरकार की बकाया को नहीं छोड़ना। क्या, सरकार की जो बकाया है उसको छोड़ना नहीं है, सबका भुगतान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की बकाया या जमा प्राप्ति का लेखांकन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य जो नियमों में नहीं है, बताइए। सरकार की बकाया या जमा या प्राप्ति का लेखांकन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य कौन से नियमों में नहीं है, तो उसको बताइए। तो ये आपके हो जाएगा, राशि बकाया होते ही लेखांकन किया जावे। क्या, राशि बकाया होते ही, ये नियम में नहीं लिखा है, नियम में लिखा है लेखांकन वास्तविक वसूली पर किया जाए, लेखांकन निर्धारित पंजिका में किया जाए, चेक प्राप्ति पर मूल रसीद नहीं दी जाए, वास्तविक जमा पर ही रसीद दी जाए। ठीक है,
तो तीनों चीज़ है लेकिन चौथा ऑप्शन सही नहीं है। तो क्या है ये? रूल नंबर 29 में लिखा हुआ है। किसकी बात? जमा या प्राप्ति का लेखांकन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण अधिकारी का सरकार की जमा या प्राप्तियों के संबंध में क्या कर्तव्य है? नियंत्रण अधिकारी का सरकार की जमा या प्राप्तियों के संबंध में क्या कर्तव्य है? तो ये आपके राशि का निर्धारण करेगा, उसके लिए नियम बनाएगा, सही है। राशि की तुरंत वसूली एवं उसके नियंत्रण अर्थात लेखांकन तथा तुरंत जमा की कार्यवाही करेगा, ये भी सही है। जमा या प्राप्ति का मासिक विवरण संकलित करेगा और उसका मिलान महालेखाकार के लेखों से करेगा, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। और किस में लिखा हुआ है ये? आपके रूल नंबर 27 में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण अधिकारी का सरकार की जमा या प्राप्तियों के संबंध में क्या कर्तव्य है? तो नियंत्रण अधिकारी का सरकार की जमा या प्राप्तियों के संबंध में क्या कर्तव्य है? तो क्या कर्तव्य है आपके? उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है। निर्धारण भी करता है वो, संग्रहण भी करता है, नियंत्रण भी करता है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। और किस में लिखे हुए हैं ये? आपके रूल नंबर 27 में। किस में लिखे हैं? रूल नंबर 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए पढ़कर। राजस्व संग्रह विभाग के विभागाध्यक्ष अपने नियंत्रण अधिनियम राजस्व माध्यमों में संग्रहण की प्रगति तथा बजट अनुमानों की तुलना में संग्रहण में अंतर की प्रकृति की सूचना किसको प्रस्तुत करते हैं तथा इसका कौन सा प्रपत्र निश्चित है? तो राजस्व संग्रहण में, ये यहाँ पे राजस्व माधव नहीं है, ये मद होगा यहाँ पे, राजस्व मदो। ठीक है। तो राजस्व संग्रह विभाग के विभागाध्यक्ष अपने नियंत्रणाधीन राजस्व मदों में संग्रहण की प्रगति तथा बजट अनुमानों की तुलना में जो संग्रहण होगा उसके अंतर की जो प्रगति आएगी, रिपोर्ट आएगी, उसकी सूचना किसको प्रस्तुत करेंगे और कौन सा प्रपत्र होगा? तो वित्त विभाग को देंगे और GA 14 क्या आएगा? वित्त विभाग को दिया जाएगा और GA 14 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 32 में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 32 में, GA 14 और वित्त विभाग को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व प्राप्ति के वर्गीकरण में क्या? राजस्व प्राप्ति के वर्गीकरण में त्रुटियों को शुद्ध कराने हेतु GA 15 में विवरण विभागीय अधिकारी द्वारा कोषाधिकारी के माध्यम से किसको भिजवाया जाता है? तो GA 15 की बात हो रही है वापस। तो GA 15 की बात हो रही है आपके, तो त्रुटियों का शुद्ध कराने के लिए किसकी बात हो रही है? त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए GA 15 का प्रपत्र कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को, किसको? कोषाधिकारी के माध्यम के आधार पर महालेखाकार को भिजवाया जाता है। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8005 एवं 8011, 8005, 8005 एवं 80011, 8011 बजट मद किस से संबंधित है? तो ये मद है दो, 8005, ठीक है, 8001, 8011, इनकी बजट मद किससे संबंधित है? तो ये आपके सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि से, किससे? सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि से संबंधित है ये दोनों बजट। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। किस में है? रूल नंबर 28 में है। किस में? रूल नंबर 28 में। पूरे वित्तीय वर्ष होता है उनके लेखों का शुद्धिकरण प्रत्येक वर्ष मार्च माह में होता है। ठीक है। कब होता है? प्रत्येक वर्ष मार्च माह में और महालेखाकार के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व के निर्धारण क्या? राजस्व के निर्धारण, संग्रहण एवं प्रेषण तथा रसीद से संबंधित नियम की प्रक्रिया किसके विभागीय विनियमों में करना आवश्यक है? तो किसके विभागीय विनियमों के अकॉर्डिंग होता है इनका काम? निर्धारण, संग्रहण और प्रेषण का काम ये होता है आपके राजस्व संग्रहकर्ता विभाग से। किससे होता है? राजस्व संग्रह, जो राजस्व का संग्रह करता है, कलेक्शन करता है, उस डिपार्टमेंट से क्या होगा? आपके निर्धारण, संग्रहण और प्रेषण और रसीद का संबंधित नियम। ठीक है। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 29 में। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 29 में। और उसमें रूल नंबर 29 में आपके विभागीय विनियम लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? विभागीय विनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी भवनों के किरायों की वसूली निर्धारण का नियम सामान्यतः किस विभाग के नियमों के अनुसार किए जाते हैं? तो सरकारी भवनों के किरायों की वसूली निर्धारण के जो नियम है
वो किसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं? तो वो आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग, क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात होती है उसमें। किसकी होती है? सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसको हम इंग्लिश में PWD कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? PWD। किस में आता है? रूल नंबर 33 में। किस में? रूल नंबर 33 में, जो कि किराए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक न्यायालय को जुर्माने की मांग, वसूली, शेष और रिफंड की जानकारी प्रत्येक महाजिला न्यायालय को भिजवानी होती है। नियमों में किस दिवस को भिजवाया जाना आवश्यक माना गया है? तो जिला न्यायालय को जुर्माने की मांग, वसूली, शेष एवं रिफंड की जानकारी एवरी मंथ में भेजी जाती है डिस्ट्रिक्ट आपके कोर्ट को। तो वह किस दिवस को भिजवाया जाना इम्पोर्टेंट है? तो उस कैलेंडर माह की अंतिम तारीख को पहुंचना जरूर है। ठीक है, उसकी सूचना कब? उस कैलेंडर माह की अंतिम तारीख को पहुंचना जरूरी है। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 36 में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 36 में। ठीक है, जुर्माने का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त जुर्माने के विवरण पत्र को किसके लेखों से मिलान हेतु भिजवाएगा? तो जिला न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त जुर्माना मिला, भाई जिला न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों से कोई जुर्माने का विवरण पत्र मिला, तो उसको लेखों को किससे मिलान के लिए भिजवाया जाएगा? तो किससे मिलान करवाएगा वो? कोषागार से। किससे करवाएगा? कोषागार से मिलान सत्यापित करवाएगा। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 36 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार के विविध मांगों की वसूली जो अन्य राज्यों से होती है की निगरानी कौन रखता है तथा नियम 37 के अनुसार सही विकल्प बताइए। तो नियम 37 के अनुसार आपको बताना है कि सरकार की जो विविध मांग होती है, क्या वेरी इंपॉर्टेंट है विविध मांग। तो विविध मांग की जो वसूली होती है उनको अन्य राज्यों से होती है, तो उनको निगरानी कौन रखता है? महालेखाकार रखता है। कौन रखता है? महालेखाकार। रूल नंबर 37 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि या विधि का प्रयोग करने वाले नियम के अतिरिक्त अथवा प्रयोग से की गई राजस्व की माफी या परित्याग का विवरण किसको भिजवाया जाता है? जब सक्षम प्राधिकारी की बात हो रही है, उनका विधि या विधि का प्रयोग करने वाले नियम के अतिरिक्त प्रयोग से की गई मतलब उन जो विधि के प्रयोग से जो नियम उपयोग में लेते थे उनके अतिरिक्त कोई की गई राजस्व की माफी या परित्याग का विवरण, क्या राजस्व की माफी या परित्याग का विवरण किसको भिजवाया जाता है? तो राजस्व की माफी और परित्याग का विवरण आपके महालेखाकार को भिजवाया जाता है। किसको भिजवाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, महालेखाकार को भिजवाया जाता है। और किस में आता है? आपके रूल नंबर 39 में। किस में आता है? रूल नंबर 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्व संग्रह करने वाले विभागों द्वारा स्वयं की शक्ति के भीतर दी गई राजस्व की माफी का विवरण प्रत्येक वर्ष महालेखाकार को कौन से प्रपत्र में भिजवाया जाता है? तो राजस्व संग्रह की जो राशि है उसको स्वयं की शक्ति के भीतर दी गई राजस्व की माफी का विवरण प्रत्येक वर्ष महालेखाकार को कौन से प्रपत्र में भिजवाया जाता है? तो ये आपके माफी का विवरण GA 16 में आता है। किस में आता है? GA 16 में राजस्व की माफी का विवरण। ठीक है, GA 13 में क्या आता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। GA 13 में आपकी मासिक लेखे एवं विवरणियाँ क्या आती है? मासिक लेखे एवं विवरणियाँ क्या आती है? मासिक लेखे एवं विवरणियाँ। GA 14 में क्या आता है? आपके संग्रहण में अंतर की सूचना देना। क्या संग्रहण कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें अगर अंतर आ रहा है तो उसकी सूचना देना क्या आता है? रूल नंबर GA 14 में। और GA 15 में किसकी बात होती है? आपके GA 15 में बात होती है आपके राजस्व की वर्गीकरण की त्रुटियों का विवरण। क्या राजस्व की जो वर्गीकरण है उसकी त्रुटियों का विवरण किस में आएगा? GA 15 में। ठीक है, वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य वित्तीय लेखा नियम के नियम 39 के अनुसार राजस्व की माफी या परित्याग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजस्व की माफी और परित्याग के संबंध में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? तो ये होगा आपके विवरण जून की अंतिम दिनांक तक भिजवाया जाएगा। क्या विवरण जून के अंतिम दिनांक तक भिजवाया जाएगा?
तो ये आपके गलत है, यहाँ पे अंतिम दिनांक नहीं आएगा, प्रथम दिनांक तक। क्या? प्रथम दिनांक तक। तो परित्याग के संबंध में कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो माफी या परित्याग का विवरण महालेखाकार को भिजवाया जाएगा। 500 रुपये से कम की राशि के एकल छूट के प्रकरण को सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक वर्ष जून की पहली तारीख तक प्रपत्र GS 16 में माफी का विवरण भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्व की माफी परित्याग जो विधि या विधि के प्रभाव में रखने वाले नियमों के अतिरिक्त हो या स्वयं विवेकात्मक शक्तियों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफी या परित्याग किया हो तो विवरण में कितने रुपए तक के एकल मामले में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है। तो एकल मामले में सम्मिलित करने की आवश्यकता कितने रुपए तक की बात हो रही है, कितने रुपए तक शामिल नहीं किया जाएगा? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, कितने रुपए तक नहीं किया जाएगा? 500 रुपये तक की बात हो रही है। किसकी? 500 रुपये तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आपके रोल नंबर 39 में लिखा हुआ है। किसमें? रोल नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्व की माफी या परित्याग के विवरण को महालेखाकार को भिजवाने की अनिवार्यता किन विभागों पर है? राजस्व की माफी या परित्याग के विवरण को महालेखाकार को भिजवाने की अनिवार्यता किन विभागों पर है? तो वो राजस्व अर्जित करने वाले विभाग पर। किस पे है? राजस्व या अर्जित करने वाले विभाग पर। किस में आएगा? रोल नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभाग की श्रेणी में नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्रमुख है जो राजस्व अर्जित करने वाले विभाग की श्रेणी में नहीं आता? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। क्या? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राजस्व अर्जित नहीं करता और ज़्यादा खर्च और करवा देता है। ठीक है, सिंचाई आती है, वन आती है और आपके उद्योग आता है। और भी कई टॉपिक है जैसे राजस्व विभाग, आबकारी विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, सेल टैक्स विभाग, सिंचाई, PHED, PWD, स्टाम्प विभाग, पंजीयन विभाग। ये सब किस में आते हैं? राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में। किस में लिखा हुआ है? रोल नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्व की माफी के संबंध में नियम बनाने का दायित्व किसका है तथा GF&AR के किस नियम में इसका उल्लेख है? तो राजस्व की माफी के संबंध में नियम बनाने का आपका दायित्व किसका है आपके? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में किसका है? संबंधित राजस्व विभाग अधिनियम, संबंधित राजस्व विभाग और नियम 40। क्या? संबंधित राजस्व विभाग और नियम 40 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिनमें नियम 40 में क्या आते हैं आपके? विभागीय विनियम। क्या आते हैं? विभागीय विनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में प्राप्तियों के आंतरिक जांच की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? तो विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में प्राप्तियों के आंतरिक जांच की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपके विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष नहीं है, ये आपके विभागाध्यक्ष। क्या होता है? विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? विभागाध्यक्ष। और ऑप्शन नंबर 1 किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 41 में। आंतरिक जांच की लेखा परीक्षा किसकी? आंतरिक जांच की व्यवस्था किसकी बात होती है? विभागाध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा विभाग में राजस्व की माफी का विवरण किसको भिजवाया जाता है? तो शिक्षा विभाग में राजस्व की माफी का विवरण किसको भिजवाया जाता है? वित्त विभाग को। किसको भिजवाया जाता है? वित्त विभाग को। ठीक है, वित्त विभाग को भिजवाया जाता है। शिक्षा विभाग में राजस्व की माफी का विवरण किसको भिजवाया जाता है? वित्त विभाग को। किसको? वित्त विभाग को। रूल नंबर 39। ठीक है, बाकी सभी विभाग अलग अलग हिसाब से आपके राजस्व की माफी का विवरण भिजवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक पृथ्वी से कोई अधिक राशि या नगद के रूप में प्राप्त करने हेतु अधिकृत नहीं करें, कितनी राशि प्रत्येक मामले में नगद स्वीकार की जा सकती है? तो 500 रुपये की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 500 रुपये तक की राशि। 500 रुपये तक की राशि प्रत्यक्ष से कोई अधिक राशि, जब तक प्रत्यक्ष से कोई अधिक राशि नगद के रूप में प्राप्त करने हैं तो अधिकृत नहीं करे किसी राशि पर प्रत्येक मामले में नगद स्वीकार की जा सकती है। तो 500 रुपये तक। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तहसील या उप तहसील स्तर पर कोई हस्ताक्षर 5 लाख रुपए जमा कराना चाहता है, कोई काश्तकार 5 लाख रुपए जमा कराना चाहता है तथा उस पर स्वीकार करने से पूर्व कौन से अधिकारी द्वारा सुरक्षा के समाधान पश्चात नकद लेने के लिए स्वीकृति देने का नियम निर्धारित है। तो कौन से में निर्धारित है इसका नियम, आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से में निर्धारित है। जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से में निर्धारित है। कौन से में निर्धारित है कमेंट बॉक्स में बताइए। जिला कलेक्टर के लिए, किसके लिए निर्धारित है? जिला कलेक्टर के लिए, पहले स्वीकृति देने के लिए जिला कलेक्टर के लिए। ठीक है, कौन सा नियम है आपके? रूल नंबर 42 है। कौन सा है? रूल नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की बकाया जमा निम्न में से किस रूप में जमा कराई जा सकती है? तो सरकार की बकाया या जमा निम्न में से किस रूप में जमा कराई जा सकती है? चेक द्वारा, मनी ऑर्डर द्वारा, नगद द्वारा, तो मतलब उपरोक्त सभी। ठीक है, चेक, मनी ऑर्डर, आपके नगद, तीनों तरीके से करा सकते हैं। किसमें लिखा है? रूल नंबर 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के धनराशियाँ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो राज्य के धनराशियाँ प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? आपके सरकारी बकाया या अन्य धनराशि चेक या ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर या मनी ऑर्डर या ई पेमेंट या नगद के रूप में जमा हो सकती है। बकाया राशि बैंक या कोषागार या कार्यालय में जमा हो सकती है। नगद में मात्र 500 तक, अन्य अधिकृत सीमा में राशि जमा की जा सकती है। मतलब उपरोक्त सभी। तो धनराशियाँ इस अकॉर्डिंग प्राप्त की जा सकती है। किसमें लिखा हुआ है? रोल नंबर 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहसील या उप तहसील कार्यालय पर भारी मात्रा में नगद राशि राजस्व की जमा के रूप में प्राप्त हो जाए तो जमा किस शर्त पर की जाएगी? भाई राजस्व की जमा भारी मात्रा में मिल जाए तो उसको किस शर्त पर किया जाएगा? ठीक है, जमा किस शर्त पर किया जाएगा आपको ये बताना है। तो किस शर्त पर किया जाएगा? जिला कलेक्टर को इसकी समुचित सुरक्षा का समुचित सुरक्षा का अगर समाधान हो जाए तो तभी इसका जमा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी धनराशि नगद में प्राप्त की जा सकती है। सरकारी धनराशि नगद में प्राप्त की जा सकती है तो किस तरीके से की जा सकती है? विधिमान्य नोटों में सही है, विधिमान्य सिक्कों में सही है, किसी भी देश की मुद्रा में गलत है। मतलब क्या हो जाएगा? उपरोक्त 1 और 2। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है? रोल नंबर 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक के मामले में सरकारी धनराशि को वास्तविक भुगतान की तिथि कब से माना जा सकता है? तो चेक के मामले में सरकार की धनराशि को वास्तविक भुगतान की तिथि कब से माना जाता है? तो यह आपके चेक के भुगतान की दिनांक जब राशि खाते में प्राप्त हो जाए। क्या? चेक को भुगतान की दिनांक जब राशि खाते में प्राप्त हो जाए। किसमें लिखा हुआ है? रोल नंबर 44 में। किसमें लिखा हुआ है? रोल नंबर 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक से राशि जमा के मामले में महत्वपूर्ण तथ्य है। जब चेक से हम राशि जमा कराते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? या आपके चेक से जमा के मामले में वास्तविक प्राप्ति के दिनांक को ही जमा किया जाएगा। सही है। चेक से जमा पर चेक प्राप्ति की रसीद GA52 में दी जाती है। सही है। चेक से राशि जब वास्तविक रूप में जमा हो जाए तो भुगतानकर्ता को अंतिम रसीद भिजवा दी जाती है। सही है। मतलब उपरोक्त सभी क्या जाएगा? आपके आंसर आ जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। मतलब चेक से राशि जमा कराने के लिए इम्पोर्टेंट 3 फैक्ट है। वास्तविक दिनांक, ठीक है, प्राप्ति की रसीद GA52 में दी जाएगी, वास्तविक रूप से जमा हो जाए तो भुगतानकर्ता को अंतिम रसीद दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी धनराशि के सामान्य विभागों में चेक से प्राप्ति के समय भुगतानकर्ता को कौन सा प्रारूप में रसीद दी जाएगी? जब कोई पेमेंट भुगतानकर्ता भुगतान करता है, पेमेंट भुगतान हो जाने के बाद में आपको कौन सी रसीद दी जाएगी? बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में कौन सी रसीद दी जाएगी। तो कौन से प्रपत्र में दी जाएगी? GA52 में। किस में दी जाएगी? GA52 में। आपके GA55 में क्या आता है? GA55 में आपके राजस्व संग्रह की सूचना, ठीक है, वित्त विभाग को भेजना। क्या? राजस्व संग्रह की सूचना। किसकी? राजस्व संग्रह की सूचना वित्त विभाग को भेजना। और मशीन से संख्याकित रसीद सामान्य विभाग। तो रसीद भी मिलती है GA55 में। रसीद किसकी बात होती है? आपके सामान्य विभाग की। किसकी बात होती है? सामान्य विभाग की। और GA56 में मशीन, जो कि आपके शिक्षा विभाग के लिए रसीद मिलती है। इसमें भी GA56 में वो किसके लिए मिलती है? रसीद किसके लिए मिलती है?
शिक्षा विभाग के लिए। J51 में क्या आएगा आपके, चेक, मनी ऑर्डर, डीडी का रजिस्टर। क्या, चेक और मनी ऑर्डर और डीडी, डीडी बनवाते हैं, उसका रजिस्टर का प्रारूप किस में आएगा आपके, उसके रजिस्टर का प्रारूप J51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, J52 प्रारूप किससे संबंधित है? तो J52 प्रारूप किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है J52 प्रारूप? चेक प्राप्ति की रसीद का प्रारूप। क्या आएगा, चेक प्राप्ति की रसीद का प्रारूप। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, रोल नंबर 44 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी धनराशि की प्राप्ति यदि चेक से हो तो बैंक प्रभार कौन वहन करेगा? तो जब सरकारी धनराशि की प्राप्ति यदि चेक से हो तो बैंक प्रभार जमाकर्ता वहन करेगा। कौन करेगा? जमाकर्ता खुद वहन करेगा। रूल नंबर 44 में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की धनराशि की प्राप्ति यदि चेक से होती है तो चेक अनादृत हो जाए तो कार्यवाही नियमों में वर्णित नहीं है। तो जब धनराशि प्राप्ति यदि चेक से होती है और चेक अनादृत हो गया तो कार्यवाही नियमों में कौन से नियमों में वर्णित नहीं है? तो नियमों में क्या चीज़ वर्णित नहीं है आपके? तो ये आपके दूसरा चेक प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, ये वर्णित नहीं है। ठीक है, दूसरा चेक प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा, ये वर्णित नहीं है। दंडिक कार्रवाई की जाएगी, सही है। विलंब की हानि यदि कोई हो तो राशि जमा कराना में वसूल की जाएगी, सही है। चेक भेजने वाले को तत्काल सूचना भेजकर नकद में राशि जमा कराने को कहा जाएगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? चेक प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई संस्था या व्यक्ति सरकार धनराशि चेक से भुगतान करता है, किसी कारणवश चेक अनादृत हो जाए तो वास्तविक जमा की दिनांक निकल जाती है, तो संस्था व्यक्ति से राशि जमा कराएगी। यदि सरकारी धनराशि चेक से प्राप्त करता है, चेक अनादृत हो जाए और वास्तविक जमा की दिनांक निकल जाए तो व्यक्ति राशि जमा कैसे कराएगा? तो कैसे कराएगा? मूल राशि के साथ पेनल्टी राशि। क्या होगी? मूल राशि के साथ पेनल्टी राशि जमा कराएगा जब हो जाएगी। रूल नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द्वारा सरकारी बकाया की प्राप्ति का नियम है। चेक द्वारा जब सरकार की प्राप्ति है, सरकार की प्राप्ति का नियम क्या है चेक के द्वारा? बताइए क्या है? तो ये आपके कौन सा नियम है? नियम नंबर 44 में है। किसमें? नियम नंबर 44 में। आपके 41वें में क्या है? आंतरिक लेखा परीक्षा। क्या है? आंतरिक लेखा परीक्षा। ठीक है, आंतरिक लेखा परीक्षा किसमें? नियम नंबर 41 में। नियम नंबर 43 में क्या है? सिक्के नोट की प्राप्ति। क्या है? सिक्के और नोट आदि की जमा के रूप में प्राप्ति। नियम 45 में क्या है? प्राप्ति की रसीद। क्या है? प्राप्ति की रसीद। ठीक है, प्राप्ति की रसीद किसमें? नियम 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम में से किस जमा के मामले में वास्तविक जमा के बाद भुगतान प्राप्त हुआ माना जाता है? निम्नलिखित में से जब किसी की जमा के मामले में वास्तविक जमा के बाद भुगतान प्राप्त हुआ माना जाएगा तो किसके मामले में माना जाएगा? चेक के मामले में, बैंकर्स चेक के मामले में, डिमांड ड्राफ्ट। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी चेक, बैंकर्स चेक और डिमांड ड्राफ्ट किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम इग्रास के लिए राजस्थान सरकार को कौन सी वेबसाइट को लॉगिन करना होगा? तो आपके http igrasraj.nic.in किसकी बात होगी? raj.nic.in 44वें के तीसरे में ए में लिखा है, 44(3) ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी बकाया की प्राप्ति को सरकार के लेखों में जमा किया जाना चाहिए। सरकार की जो बकाया की प्राप्ति है सरकार के लेखों में जमा कराना चाहिए। तो ये कहाँ पे बात होती है? किसके लिए बात होती है? बकाया की वास्तविक वसूली की दिनांक को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बकाया की वास्तविक वसूली की दिनांक को। ठीक है, तो रोल नंबर क्या हो जाएगा? 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्रास के माध्यम से सरकारी राशि जमा करने पर एक विशिष्ट नंबर जारी होता है तो GRN कहलाता है। तो GRN से आप क्या समझते हैं? GRN क्या कहलाता है आपके लिए? बताइए क्या कहलाता है GRN? गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर। क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर मतलब GRN। ठीक है,
किसमें लिखा हुआ है आपके रूल नंबर 44(3) और ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईग्रास क्या, ईग्रास वेबसाइट से राशि जमा करने पर साइबर रसीद बनती है। उस पर दो विशिष्ट नंबर जारी होते हैं जो भुगतान का प्रमाण पत्र होती है। तो वह नंबर क्या कहलाते हैं? अभी एक तो बताया आपको जीआरएन, जीआरएन मतलब गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर, और एक होता है सीआईएन। क्या होता है? सीआईएन। ठीक है, सीआईएन को चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जीआरएन और सीआईएन, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जीआरएन और सीआईएन। 44(3) ए में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईग्रास वेबसाइट से जमा राशि पर साइबर रसीद पर सीआईएन नंबर जारी करता है। तो सीआईएन से क्या समझते हैं? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या हो जाएगा? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि सीआईएन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही 44(3) ए में लिखा हुआ है। ई ग्रास के माध्यम से ई पेमेंट से जमा राशि प्रतिभागी बैंक के सर्वर से सरकार के सर्वर पर अपडेट करता है। इसके लिए अधिकृत बैंक की वेबसाइट से ये भुगतान माना जाता है। इसके नियंत्रण एवं लेखे तैयार कर महालेखाकार को प्रस्तुत करने हेतु ई कोषागार कहाँ पर है? तो ये आपके राजस्थान के लिए ई कोषागार जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, GF&AR क्या, GF&AR में ई कोषागार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों, ई ग्रास से जमा संबंधित नियमों को GF&AR के किस दिनांक से जोड़ा गया? तो आपके 11 सितंबर 2013 से। कब से जोड़ा गया है? 11 सितंबर 2013 से। 11 सितंबर 2013 से जोड़ा गया है। मतलब किसको जोड़ा गया है? ई ग्रास को। कब से जोड़ा गया है? 11 सितंबर 2013 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनांक 4 जुलाई 2014 से कितने रुपए के चालान केवल ई ग्रास वेबसाइट के माध्यम से ही तैयार कर जमा कराए जाते हैं? तो ई ग्रास के वेबसाइट के माध्यम से कितने रुपए तक के चालान जमा कराए जाते हैं? आपके सभी प्रकार के चालान, किसी प्रकार के, सभी प्रकार के चालान ई ग्रास की वेबसाइट्स के आधार पर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार में क्या, राज्य सरकार में रसीद बुकों का प्रारूप निर्धारित है। तो रसीद बुकों का प्रारूप है, आपको बताना है। यहाँ पे 1 2 3 4 है, उसके हिसाब से अपने अपने नियम है। तो इनमें से कौन सा सही है? 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 सी है, पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है। तो कौन सा सही है इसमें? शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षा विभाग के लिए GA 55 थोड़ी होता है, शिक्षा विभाग के लिए होता है GA 56। तो शिक्षा विभाग का छोड़कर अन्य विभागों के लिए 55 सही है, शिक्षा विभाग के लिए 56 सही है, चेक प्राप्ति की रसीद के लिए GO 52 सही है। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 3 4। क्या हो जाएगा? 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापिस निम्न को सुमेलित करना है। आपको सुमेलित करके यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, सुमेलित करके। शिक्षा विभाग के लिए क्या था? आपके GA 56, ठीक है। सामान्य विभाग के लिए GA 55 और चेक के मामले में रसीद। तो क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? D 1CAB। क्या हो जाएगा? ठीक है, पहले में C, दूसरे में A, तीसरे में B। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धारित प्रारूप की रसीद बुकों का मुद्रण कहाँ से कराया जाता है? निर्धारित प्रारूप की रसीदों का बुकों का मुद्रण कहाँ से कराया जाता है? तो आपके राजकीय मुद्रणालय से। कहाँ से कराया जाता है? राजकीय मुद्रणालय से प्रारूप प्रिंट करवाया जाता है। किसमें लिखा है? रूल नंबर 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली रसीद बुकें किसके अभिरक्षा में रखी जाती है? तो किसके अभिरक्षा में रखी जाती है? आपके खाली रसीद बुकें आपके कैशियर की में रखते हैं, सही है। सरकार की ओर से रसीद देने वाले की में सही है, कार्यालय अध्यक्ष की सही है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, मतलब कैशियर, सरकार की ओर से रसीद देने वाला और कार्यालय अध्यक्ष, तीनों की सुरक्षा में रखी जाती है। किसमें लिखा है? रूल नंबर 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसीद बुकों पर कौन हस्ताक्षर कर सकता है? तो रसीद बुकों पर हस्ताक्षर कौन कर सकता है? आपके कार्यालय अध्यक्ष करता है, खजांची भी करता है, कनिष्ठ लेखाकार भी करता है। मतलब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। रोल नंबर किस में है? रसीदों पर हस्ताक्षर 46 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फर्म के भुगतान में से
राशि की वसूली सीधे समायोजन से की जाए तो राशि देने के क्या नियम है। भाई किसी फर्म में उसका भुगतान करना है तो उसके सीधे समायोजन से की जाए तो राशि देने के क्या नियम है। राशि तभी दी जाएगी जब भुगतान करता चाहता हो। क्या? राशि तभी दी जाएगी जब भुगतान करता चाहता हो। तो क्या हो जाएगा आपके रूल नंबर 1 से हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 46 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुप्लीकेट रसीद देने के संबंध में सही कथन कौन कौन से हैं। तो डुप्लीकेट अगर रसीद डिपार्टमेंट देता है तो उसके लिए इम्पोर्ट इनमें से चारों में से कौन सा कथन सही है। तो यह आपके हो जाएगा पहला और चौथा ऑप्शन सही है। डुप्लीकेट रसीद केवल सरकार के विशेष आदेशों पर ही जारी की जाती है। डुप्लीकेट रसीद का प्रमाण पत्र निःशुल्क निर्धारित शुल्क लेकर किया जाएगा। तो पहला और फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्तियों के लेखों के कर्तव्य के संबंध में जीएफ&आर के कौन से नियम हैं। तो प्राप्तियों के लेखों के कर्तव्य के संबंध में नियम कौन सा है आपके, रूल नंबर 27 है। कौन सा है, रूल नंबर 27। रूल नंबर 28 में क्या है, लेखों का उद्धरण क्या है, लेखों का उद्धरण। रूल नंबर 26 में क्या है, शक्तियों का प्रत्यायोजन क्या है, प्रत्यायोजन। रूल नंबर 60 में क्या है, केशियर के कर्तव्य क्या है, केशियर के कर्तव्य किसमें आपके, रूल नंबर 60 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक अधिकारी अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों से कार्यालय में प्राप्त राशि को कोषागार में जमा का वार्षिक मासिक विवरण किस प्रपत्र में प्राप्त करता है, कौन से नियम में प्रावधान है। तो प्राधिकारियों के कार्यालयों में प्राप्त राशियों का कोषागार में जमा कराने का मासिक विवरण मिलता है। तो उस प्रपत्र में कौन से में और कौन सा नियम में है आपको ये बताना है 90 वाले क्वेश्चन में। जल्दी बताइए। जीए 13 और 27 सेकंड में, किसमें, जीए 13 प्रपत्र है और नियम 27 सेकंड में है। मासिक लेखे एवं विवरणियां किससे संबंधित है, जीए 13 से। ठीक है, जीए 14 आपके राजस्व संग्रह की सूचना वित्त विभाग को देना। जीए 14 किससे संबंधित है, राजस्व विभाग की सूचना वित्त विभाग को देना। जीए 15 किससे संबंधित है, आपके राजस्व के वर्गीकरण की त्रुटियों का विवरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखों के उद्धरण के संबंध में नियम है। तो लेखों का उद्धरण मैंने अभी आपको बताया, रूल नंबर 28 में है। किसमें, रूल नंबर 28 में। रूल नंबर 27 में क्या है, प्राप्तियों एवं लेखों के कर्तव्य हैं। क्या है, प्राप्तियों एवं लेखों के कर्तव्य। रूल नंबर 29 में क्या है आपके, विभागीय विनियम। क्या है, विभागीय विनियम। ठीक है, रूल नंबर 30 में क्या है आपके, सरकार की बकाया को नहीं छोड़ना। क्या, सरकार की बकाया को नहीं छोड़ना, किसमें, रूल नंबर 83 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभागीय लेखों का अनुदान मांग अनुसार किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो विभागीय लेखें हैं उनका उद्धरण करना है, तो अनुदान मांग द्वारा किसके द्वारा किया जाता है, विभागीय लेखों का उद्धरण अनुदान मांग अनुसार किसके द्वारा किया जाता है। तो महालेखाकार ही करता है। कौन करता है, महालेखाकार। ठीक है, लेखा का उद्धरण अनुदान मांग के द्वारा कौन करता है, महालेखाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में त्रुटि का पता लगाने पर विभागीय अधिकारी द्वारा लेखों की शुद्ध कराने के लिए कौन सा प्रपत्र भेजकर कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को भिजवाया जाता है। तो कौन सा प्रपत्र भरा जाता है आपके, जीए 15। कौन सा भराया जाता है, जीए 15। जीए 14 में क्या आता है आपके, राजस्व संग्रह की सूचना वित्त विभाग को देना। जीए 16 में क्या आता है आपके, राजस्व की माफी का विवरण। जीए 13 में क्या आता है आपके, मासिक लेखें विवरणियों की रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व के निर्धारण संग्रहण और प्रेषण आदि एवं प्राप्तियों को मंजूर करने के संबंध में विस्तृत नियम एवं प्रक्रिया किसको निर्धारित करनी चाहिए। राजस्व के निर्धारण संग्रहण प्रेषण आदि एवं प्राप्तियों को मंजूर करने के लिए विस्तृत नियम एवं प्रक्रिया किसको निर्धारित करनी चाहिए। तो कौन निर्धारित करता है आपके, राजस्व संग्रहकर्ता विभाग। कौन सा करता है, राजस्व संग्रहकर्ता विभाग इसका निर्धारण करता है। किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 29 में। किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी किराए योग्य भवन को रखरखाव लोक निर्माण विभाग को छोड़कर अन्य कोई सिविल सेवा विभाग द्वारा किया जाता है तो किराए की वसूली के लिए उत्तरदायी कौन होगा। भाई उसका लोक निर्माण विभाग को छोड़कर अन्य सिविल विभाग द्वारा किया जाता है
तो किराए की वसूली कौन करेगा? तो संबंधित विभागाध्यक्ष। कौन करेगा? संबंधित विभागाध्यक्ष सिविल विभाग। क्या करेगा? संबंधित विभागाध्यक्ष सिविल विभाग। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 33 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा विभाग के भवन का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया, बाद में उसका रखरखाव का दायित्व आपके विभाग को दिया गया। यदि भवन किराए पर दिया जाता है तो किराया वसूल करने का दायित्व किस विभाग का होगा? तो किराया वसूल करने का दायित्व किसका होगा? खुद चिकित्सा विभाग का होगा। किसका होगा? चिकित्सा विभाग का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड सही। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 33 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने उसकी वसूली प्रतिदायी का मासिक विवरण किस प्राधिकारी को भिजवाता है? तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने उसका वसूली प्रतिदायी का मासिक विवरण किस प्राधिकारी को भिजवाया जाता है? तो आपके जिला न्यायालय को भिजवाया जाता है। किसको भिजवाया जाता है? जिला न्यायालय को। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 30 में, जुर्माने का विवरण। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने को क्या? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने को कोषागार में जमा उसके प्रतिदायी के विवरण का कोषागार से सत्यापन कार्यालय द्वारा कराया जाता है। सत्यापन किसके द्वारा कराया जाता है? कार्यालय द्वारा। तो क्या हो जाएगा? किस कार्यालय द्वारा? जिला न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने को कोषागार में जमा और उसके प्रतिदायी के विवरण का कोषागार से सत्यापन किस कार्यालय द्वारा कराया जाता है? तो जिला न्यायालय। कौन सा रूल आपके? रूल नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगाए जुर्माने को विवरण और उसकी प्रतिदायी के विवरण को किस दिनांक तक जिला न्यायालय को भिजवाना चाहिए? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने का विवरण और उसके प्रतिदायी के विवरण को किस दिनांक तक न्यायालय को जिला न्यायालय को भिजवाना चाहिए? तो माह के अंतिम दिनांक तक। क्या? माह के अंतिम दिनांक तक भिजवाना चाहिए। किसमें लिखा हुआ है आपके? माह के अंतिम दिनांक। रूल नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध मांग विविध मांग जो सामान्य राजस्व प्रशासन के अंतर्गत नहीं आती। क्या अंतर्गत नहीं आती? जैसे अन्य राज्यों से प्राप्त भुगतान आदि की वसूली की निगरानी महालेखाकार द्वारा रखी जाती है। कौन सा नियम का प्रावधान है? तो महालेखाकार कौन सी निगरानी करता है? रूल नंबर 37 के अकॉर्डिंग करता है। किसके अकॉर्डिंग? रूल नंबर 37। रूल नंबर 36 में क्या आता है? जुर्माने का विवरण। क्या आता है? जुर्माने का विवरण। रूल नंबर 37 में क्या आती है आपके? विविध मांग। क्या आती है? विविध मांग। नियम 38 में क्या आती है? राजस्व की माफी। क्या आती है? राजस्व की माफी सक्षम प्राधिकारी की बात होती है। नियम 32 में राजस्व के संग्रह की सूचना वित्त विभाग को देना। क्या? राजस्व के संग्रह की सूचना किसको देना? वित्त विभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध मांग जो अन्य राज्यों से भुगतान की वसूली से प्राप्त होती है की निगरानी कौन रखता है? विविध मांग की बात हो रही है, अन्य राज्यों से भुगतान की वसूली होती है, तो उसकी निगरानी कौन लगता है? खुद महालेखाकार लगता है। कौन रखता है? महालेखाकार। कौन रखता है? महालेखाकार। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 37 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति सरकारी धनराशि जमा करता है, उसे जमा की रसीद खो जाती है, यदि वह ऐसी किसी रसीद के प्रमाण पत्र के लिए 3 वर्ष बाद आता है तो विभागीय अधिकारी को रसीद देने के बारे में संबंध क्या निर्देश देगा? तो क्या निर्देश देगा? संबंध आपके जमा को कोषागार से सत्यापन करेगा और यदि सत्यापन नहीं हो पाता है तो प्रमाण पत्र के लिए मना भी कर सकता है। तो आपके क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किसमें है? रूल नंबर 47 में। रसीद की डुप्लीकेट प्रति की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? डुप्लीकेट प्रति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भुगतानकर्ता किसी दिन कोई राशि सीधे बैंक में चालान से जमा करता है और उसे रसीद की मूल प्रति खो जाती है तो डुप्लीकेट प्रति के रूप में प्रमाण पत्र जारी करने का क्या नियम है? तो क्या नियम है आपके? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। कौन सा नियम है? अगर वो खो जाती है उसकी और रसीद की मूल प्रति और वह वापस मांगने जाता है तो क्या होता है फिर उसके साथ? प्राप्तियों की जांच कोषागार में उपलब्ध चालान की प्रति अथवा प्राप्तियों की अनुसूची दोनों से सत्यापित की जाएगी और जब उसको दी जाएगी। अगर सत्यापन नहीं हो रहा है तो नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुप्लीकेट रसीद के संबंध में GF एंड AR के कौन से नियम से प्रावधान है?
तो डुप्लीकेट रसीद से संबंधित रूल नंबर 47 है। कौन सा है? रूल नंबर 47। रूल नंबर 46 क्या है? रसीद पर हस्ताक्षर की बात होती है। किसकी बात होती है? हस्ताक्षर की। रूल सरकारी धनराशियों का लेखांकन किसकी बात होती है? रूल नंबर 48 में सरकारी धनराशियों का लेखांकन, रूल नंबर 48। गैर सरकारी धनराशि को सरकारी धनराशि में मिलाना। गैर सरकारी धनराशि को अलग सरकारी राशि से मिलाना किस में लिखा हुआ है? आपके रूल नंबर 49। ठीक है। नॉन गवर्नमेंट को गवर्नमेंट धनराशि से मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रोकड़ बही का प्रारूप क्या निर्धारित है? तो सामान्य रोकड़ बही का प्रारूप क्या निर्धारित है भाई? तो आपके है GA 50। क्या है? GA 50 में सामान्य रोकड़ बही है। क्या है? GA 50 में सामान्य रोकड़ बही किस में है? GA 50 में किस में है? रोकड़ बही GA 48 में आपके ये किस में? सॉरी, GA 40 में 8 में है ये। किसमें? GA 48 में। GA 50 में तो मैंने आपको अभी बताया गैर सरकारी लेन देन के लिए अलग से रोकड़ बही। क्या? गैर सरकारी लेन देन के लिए अलग से रोकड़ बही। और GA 52 में क्या आएगा? आपके प्राप्त चेकों की रसीदें आएगी। क्या आएगी? चेकों की रसीद। चेकों की रसीद किस में आएगी? GA 52 में। और GA 55 में क्या आएगी? आपके रसीद सामान्य विभाग के लिए। किसके विभाग के लिए? सामान्य विभाग के लिए रसीद। ठीक है। GA 48 सामान्य रोकड़ बही, GA 50 गैर सरकारी लेन देनों का अलग से अकाउंट, GA 52 में चेकों की रसीद, GA 55 में सामान्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, GF एंड AR के अनुसार GA 51 किसका है? तो GA 51 में क्या आएगा? GF एंड AR के अनुसार GA 51 किससे है? मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट और प्राप्ति रजिस्टर किसकी बात होएगी? मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट और प्राप्ति रजिस्टर की बात होएगी। बिल पंजिका किस में आएगी? GA 59 में। किस में आएगी? GA 59 में। गैर सरकारी रोकड़ भाई किस में आएगी? GA 50 में। किस में आएगी? गैर सरकारी GA 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रोकड़ भाई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन नियम 40 एक्ट के अनुसार सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है आपको ये बताना है। क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? रोकड़ भाई प्रारूप GA 50 में आएगी। तो रोकड़ भाई प्रारूप GA 50 में थोड़ी आता है। रोकड़ भाई प्रारूप तो 48 में आता है। किस में आता है? GA 48 में। किस में आता है? GA 48 में। ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपका ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। ये आपके कंप्लीट हो गया पार्ट 2। GF एंड AR का पार्ट 2 पार्ट 1 करवा दिया। और आपके RSR के टोटल 5 भाग है, 500 क्वेश्चंस के संपूर्ण डिटेल के साथ हल सहित है। आप उनको देख सकते हैं। पिछले साल के ऑफिशियल पेपर के लिए भी आप सॉल्व पेपर देख सकते हैं। 5G टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें। और आप सामान्य वित्तीय लेखा नियम के, राजस्थान सेवा नियम की ट्रिक भी देख सकते हैं। आपको राजस्थान सेवा नियम के 500 क्वेश्चन भी है। और जल्द ही हम आपको राजस्थान पुलिस और RAS के ऑफिशियल पेपर और राजस्थान LDC के ऑफिशियल पेपर विद सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं। तो आप 5G टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।